स्टूडेंट्स, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके वार्षिक अधिवेशनों के बारे में अध्ययन करेंगे। एलन ओक्टेवियन ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, 1849 में इनको सिविल सेवा अधिकारी के रूप में इटावा जनपद में नियुक्त किया गया। 1859 में लोकमित्र नामक समाचार पत्र के प्रकाशन में भी सहयोग किया। 1882 में ये सिविल सेवा से रिटायर हो गए। एलन ओक्टेवियन ह्यूम भारतीयों में विकसित राष्ट्रवाद को समझ चुके थे, इसलिए उनका मानना था कि इसको नेतृत्व देने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जाए। इसके लिए उन्होंने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए एक संगठन बनाने की आवश्यकता है। यदि आप जैसे शिक्षित युवक स्वार्थ को छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयास करें तो आगे का कार्य आसान हो सकता है। बहुत से विद्वान इकट्ठे होकर एक संगठन या संस्था से जुड़कर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बैठक 1884 में मद्रास के अडियार नामक स्थान पर आयोजित की गई, जिसमें ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नारोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे विद्वान शामिल थे। इसमें ए.ओ. ह्यूम ने राष्ट्रीय संगठन बनाने की बात कही तथा इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी महसूस किया कि राष्ट्र हित में एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। ए.ओ. ह्यूम भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से शिमला में मिले। लॉर्ड डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को सहयोग का पूर्ण आश्वासन दिया। लॉर्ड क्रॉस इस समय भारत सचिव के पद पर नियुक्त थे। इसके बाद ए.ओ. ह्यूम इंग्लैंड गए, वहां भारतीय संसदीय समिति का गठन किया ताकि ब्रिटिश संसद के सदस्य भारतीय समस्याओं को समझ सकें, उनके प्रति रुचि ले सकें। एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ अथवा इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना की। सरकारी सेवकों को अपने इस संगठन से अलग रखा। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन पुणे में 25 से 31 दिसंबर 1885 के बीच आयोजित किया जाना था, लेकिन यहाँ पर प्लेग बीमारी फैलने के कारण इसे बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 से 31 दिसंबर तक आयोजित किया गया। दादा भाई नारोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसके महासचिव ए.ओ. ह्यूम, जो 1885 से 1906 ईस्वी तक लगातार 22 वर्षों तक इस पद पर रहे। इस पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं थे, क्योंकि वे इस समय कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि उसके उद्देश्य लोगों के कल्याण के लिए सरकार के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, जो भारतीय देश हित के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके साथ मित्रता स्थापित करना, देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, धर्म, जातिगत और क्षेत्रीय भेद को मिटाना तथा शिक्षित वर्ग की सहमति से आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करके जन कल्याण के लिए नीति निर्धारित करना। इस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। इन परिषदों में मनोनीत सदस्यों की बजाय चुने हुए सदस्य शामिल किए जाएं। दूसरा, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी मौका दिया जाए। तीसरा, सैनिक खर्च में कमी की जाए। चौथा, अंग्रेजों के भारतीय प्रशासन की जांच करने के लिए एक रॉयल कमीशन गठित किया जाए। पांचवा, इंग्लैंड में कार्यरत इंडिया काउंसिल अथवा भारत परिषद को समाप्त किया जाए। छठा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह कराई जाए और इसमें प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 23 की जाए। सातवां, इंग्लैंड से भारत आने वाली सूती कपड़ों पर आयात कर लगाया जाए। आठवां, वर्मा के प्रशासन को भारत से अलग किया जाए। नौवां, इन सभी प्रस्तावों को सभी प्रदेशों की राजनीतिक संगठनों के पास
भेजे जाएं ताकि वो भी इनकी मांग कर सकें। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की, जो पारसी समुदाय से संबंध रखते थे, और इसमें 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में जितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे उनको तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दी, लेकिन इस गार्डन पार्टी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका विलय 1886 में कांग्रेस में कर दिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस ने सरकार का ध्यान गरीबी, विधानमंडलों के विस्तार और प्रतियोगिता परीक्षाएं भारत और इंग्लैंड में आयोजित कराने की तरफ दिलाया। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की। ये पहले मुस्लिम थे जिसने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें बदरुद्दीन तैयबजी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। इस अधिवेशन में पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण दिया गया। तंजौर के म्युनिसिपल कमिश्नर मुकना सिटी ने पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया। महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें आम जनता की समस्याओं को सुना जाता था। कांग्रेस के इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, विषय निर्धारण समिति बनाई गई और पहली बार ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की। किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय थे। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इस अधिवेशन का विरोध किया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जनता के सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में संविधान निर्माण पर जोर दिया। इस अधिवेशन में सरकार से मांग की गई कि नमक कर में कमी की जाए और शिक्षा पर जो खर्च होता है उसमें वृद्धि की जाए। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में बंबई में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को मत का अधिकार दिया जाए। गोखले ने कांग्रेस की सदस्यता ली और इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। कांग्रेस ने लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया, जो इंडिया नामक पत्र निकालती थी, जिसके संपादक विलियम डिग्बी थे। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। इस अधिवेशन में पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस का सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस का एक और अन्य नाम राष्ट्रीयता रखा गया। कांग्रेस का आठवां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी अथवा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। यह अधिवेशन पहले इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन वहां इलेक्शन होने के कारण यह वहां नहीं हो सका और इलाहाबाद में आयोजित किया गया। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन 1893 में लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की। और इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित कराने की मांग की गई। कांग्रेस का 10वां अधिवेशन 1894 में मद्रास में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की, जो ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। कांग्रेस का 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। 1887 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किया था, जिसमें आम जनता की समस्याओं को सुना जाता था। पूना अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया गया। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी ने की। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। इसमें दादा भाई नारोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत को
आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया, जिसमें दादा भाई नारोजी ने बताया कि अंग्रेज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक धन भारत से बाहर लेकर जा रहे हैं, जिसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कांग्रेस का 13वां अधिवेशन 1897 में आंध्र प्रदेश के अमरावती नामक स्थान पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता MC शंकरन ने की। कांग्रेस का 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की। कांग्रेस का 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की। और इस अधिवेशन में ब्रिटिश संसद सदस्य चार्ल्स ब्रेंडला भी शामिल थे। कांग्रेस का 16वां अधिवेशन 1900 में लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता NG चंद्रावरकर ने की। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया। कांग्रेस का 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। कांग्रेस का 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने की, जो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। कांग्रेस के 20वें अधिवेशन का आयोजन 1904 में बंबई में किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन 1905 में वाराणसी में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, जिन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, बंग आंदोलन को समर्थन दिया गया, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की। इस अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए। इस अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नारोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नारोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में आयोजित किया गया। बताया जाता है कि यह अधिवेशन नागपुर में होना था, जो कांग्रेस के उग्रवादी गुट का गढ़ माना जाता था। इसलिए फिरोज शाह मेहता के सुझावों पर इसे सूरत में ताप्ती नदी के किनारे पर आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनाया जाए, इस बारे में भी कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों में विवाद की स्थिति थी। नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी बोस इस अधिवेशन का अध्यक्ष बने, जबकि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी बोस की जीत हुई और उन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और विभाजन के साथ ही यह अधिवेशन भी समाप्त हो गया। कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस बनाए गए। इस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए एक संविधान बनाया गया। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। कांग्रेस का 26वां वार्षिक अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने की। कांग्रेस का 27वां वार्षिक अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बिशन नारायण धर को बनाया गया। इस अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। कांग्रेस का 28वां वार्षिक अधिवेशन 1912 में उत्तर प्रदेश के बांकीपुर नामक स्थान पर आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की। 31 जुलाई 1912 में A.O. ह्यूम की मृत्यु हो चुकी थी और इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का 29वां वार्षिक अधिवेशन 1913 में कराची में आयोजित किया गया और नवाब सैयद मोहम्मद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस का 30वां वार्षिक अधिवेशन 1914 में मद्रास में आयोजित किया गया। भूपेंद्र नाथ बसु इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस का 31वां वार्षिक अधिवेशन 1915 में बंबई में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की। कांग्रेस का 32वां वार्षिक अधिवेशन 1916 में
लखनऊ में आयोजित किया गया और अंबिकाचरण मजूमदार को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन में जिस कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था, उसका तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से वापस समझौता हो गया। ये दोनों एक हो गए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ उसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। यह कांग्रेस और लीग का पहला संयुक्त अधिवेशन था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1909 के मिंटो मार्ले सुधारों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया, जिसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा प्रदान की गई। लेकिन मदन मोहन मालवीय और CY चिंतामणि ने कांग्रेस के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किए जाने का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी यह स्वीकार किया कि वह राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कांग्रेस का 33वां वार्षिक अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। एनी बेसेंट को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसमें सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। 1918 में कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन बंबई में रोलेट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की और यहीं पर सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई। कांग्रेस का 34वां वार्षिक अधिवेशन 1918 में दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक वैलेंटाइन शिरोल के मुकदमे का सामना करने के लिए ब्रिटेन गए हुए थे। इस कारण मदन मोहन मालवीय जी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादियों के एक गुट ने कांग्रेस से अलग होकर एक अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। कांग्रेस का 35वां वार्षिक अधिवेशन 1919 में अमृतसर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। इसमें 1919 के अधिनियम की आलोचना की गई। इसे अपूर्ण, असंतोषजनक और निराशाजनक बताया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा तुर्की के प्रति विरोधी नीति अपनाई गई। इसकी कांग्रेस ने आलोचना की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी निंदा की गई। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इस अधिवेशन में गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, लेकिन CR दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और जिन्ना ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिस कारण यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। कांग्रेस के 36वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन दिसंबर 1920 में नागपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। अब भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन करने की व्यवस्था की गई। 4 आना देकर कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति अब कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। इस अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की कांग्रेस ने घोषणा की। कांग्रेस के 37वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन 1921 में अहमदाबाद में किया गया। चित्तरंजन दास जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वे जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू ने चित्तरंजन दास के भाषण को पढ़कर सुनाया। कांग्रेस का 38वां वार्षिक अधिवेशन 1922 में गया में आयोजित किया गया। चित्तरंजन दास जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की, जो सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन 1923 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा नामक स्थान पर किया गया। मौलाना मोहम्मद अली ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में बुलाया गया। महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की।
जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए। गांधी और दास पैक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। कांग्रेस का 41वां वार्षिक अधिवेशन 1925 में कानपुर में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की, जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। इस अधिवेशन में हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। हसरत मोहानी ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। कांग्रेस का 42वां वार्षिक अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एम श्रीनिवास अयंगर ने की, और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना जरूरी कर दिया। कांग्रेस का 43वां वार्षिक अधिवेशन 1927 में मद्रास में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध में और चीन, ईरान, मेसोपोटामिया में भारतीयों के इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। कांग्रेस का 44वां वार्षिक अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को सरकार से स्वीकार करने को कहा गया और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। कांग्रेस का 45वां वार्षिक अधिवेशन 1929 में लाहौर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी, उसको इस अधिवेशन में निरस्त कर दिया गया। अब 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को ही लक्ष्य घोषित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान आधी रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषित किया और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मेरा आधुनिक राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। भारत का मतलब है किसान और मजदूर। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने को कहा गया। कांग्रेस के लोगों को आदेश दिया कि वे भविष्य में काउंसिल चुनाव में भाग न लें और काउंसिल के जो मौजूदा सदस्य हैं वे अपने पदों से त्याग पत्र दे दें। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया गया कि वह जब चाहे आवश्यक प्रतिबंधों के साथ सविनय अवज्ञा तथा कर संबंधी कार्यक्रम आरंभ कर सकती है। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कांग्रेस का 46वां वार्षिक अधिवेशन मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, उसकी पुष्टि कर दी गई। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसमें कांग्रेस के द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान ली गई तथा कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। महात्मा गांधी को प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दिए जाने के कारण गांधी के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यह भी स्वीकार किया गया कि कांग्रेस किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं करेगी। क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की गई। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने, अभिव्यक्ति व प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा और सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, धर्म, लिंग, जाति से हटकर कानून के समक्ष सभी की समानता का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता, विभिन्न क्षेत्रों की भाषा और स्वतंत्रता की रक्षा करने संबंधी बातें इसमें शामिल थी। इस अधिवेशन में आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसके अंतर्गत उद्योगों को प्रोत्साहन देने, ट्रेड यूनियन स्थापित करने, मजदूर किसानों के हितों की रक्षा करने,
संबंधी प्रस्ताव पास किए गए। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया गया। कांग्रेस का 47वां वार्षिक अधिवेशन अप्रैल 1932 में दिल्ली में आयोजित किया गया। मदन मोहन मालवीय को इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता अमृत रणछोड़दास जी ने की। कांग्रेस का 48वां वार्षिक अधिवेशन अप्रैल 1933 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस बार भी अधिवेशन का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी को चुना गया था, लेकिन वे जेल में थे। इस कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता ने की। कांग्रेस का 49वां वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर 1934 में बंबई में आयोजित किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई। गांधी इसके अध्यक्ष बनाए गए और इसके मंत्री श्री कृष्णदास जी को बनाया गया। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई। गांधी इसके अध्यक्ष बनाए गए और जवाहरलाल नेहरू इसके मंत्री बनाए गए। यह अधिवेशन कांग्रेस स्वर्ण जयंती के रूप में बनाया गया और कांग्रेस के संविधान में संशोधन भी किया गया। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया। अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में 1935 के अधिनियम की आलोचना की गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 के अधिनियम के अनुसार होने वाले चुनाव में घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया गया। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन कांग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल किए गए और रियासतों की जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने की अपील भी की गई। कांग्रेस का 50वां वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1936 में महाराष्ट्र के फैजपुर नामक स्थान पर आयोजित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसी गांव में आयोजित किया जाने वाला यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाए। इस अधिवेशन में 13 सूत्रीय अखिल भारतीय कृषि कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, जिसका सहजानंद सरस्वती, NG रंगा, इंदुलाल याग्निक और जयप्रकाश नारायण ने समर्थन किया। इसके अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गांव के किसानों से मुलाकात करके उन्हें आधुनिक तकनीक से कृषि कार्य करने के लिए जागरूक करना था। मालगुजारी कम करने, आसान किस्तों पर ऋण देने, सामंती प्रथा को समाप्त करने, मजदूर संघ और किसान सभाएं बनाने, इन्हें हड़ताल करने आदि संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक आधार पर साम्यवाद की व्याख्या की। इसमें संविधान सभा के गठन की मांग की गई। फांसीवाद की आलोचना की गई। इटली के द्वारा अबिसीनिया पर और जापान के द्वारा चीन पर किए जाने वाले हमलों की निंदा प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी की अहिंसा नीति त्यागने की घोषणा की। भारत की स्वतंत्रता में देशी रियासतों को भी शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड की स्थापना की जाए और रोमन लिपि लागू करने की भी वकालत की गई। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए। स्वतंत्रता के बाद यह योजना आयोग में बदल गई। इसे रूस के पैटर्न के आधार पर भारत के विकास के संबंध में सुझाव देने थे। कांग्रेस का 52वां वार्षिक अधिवेशन मार्च 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी नामक स्थान पर आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो गया। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की नीतियों से सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरोध में पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन जीत सुभाष चंद्र बोस की हुई। पट्टाभी सीतारामैया को 1377 और जबकि सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत प्राप्त हुए। इस पर गांधी जी ने कहा कि ये पट्टारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 में से 13 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भी 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने
बोस को 3 वर्ष के लिए किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इस अधिवेशन का कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 1940 में झारखंड के हजारीबाग के रामगढ़ नामक स्थान पर आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की, जो 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। कांग्रेस का 54वां वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1946 में मेरठ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। ये भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी के बाद नवंबर 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कांग्रेस का 55वां वार्षिक अधिवेशन 1948 में जयपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की। इस अधिवेशन की कार्यवाही वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ शुरू की गई। कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, इसके संबंध में अलग अलग मत व्यक्त किए गए हैं। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया ताकि इसके द्वारा भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष को हिंसक होने से रोका जा सके। जहां ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस का उपयोग एक सुरक्षा नली के रूप में करना चाहा, वहीं कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने ह्यूम का उपयोग विद्युत प्रतिरोधक के रूप में करने की योजना बनाई, क्योंकि ये जानते थे कि यदि ये स्वयं कोई ऐसा राजनीतिक संगठन बनाते हैं तो अंग्रेजी सरकार के विरोध का सामना करना पड़ता और उस संगठन को जल्दी ही समाप्त कर दिया जाता। इसलिए इन्होंने ए.ओ. ह्यूम का सहयोग किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। वहीं अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा बताया। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड कर्जन ने कहा, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। फिरोज शाह मेहता ने कहा, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। अरविंद घोष ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बताया। महात्मा गांधी ने जब भारत को आजादी मिल गई तब कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। धन्यवाद।